दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की, जिन्हें कई बार गंगा सतलुज प्लेन्स भी कहा जाता है। ये काफी चौड़ी ऑलमोस्ट लेवल बेल्ट है जो नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ में पेनिनसुलर इंडिया के बीच में फैली हुई है। दोस्तों ये एक काफी विशाल कॉरिडोर है, जहां पे आप नजर डालोगे आपको हर जगह फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। इसका जो टोटल एरिया है वो 7,77,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर माइल्स में बात करें ये बनता है 3 लाख स्क्वायर माइल्स। अगर वेस्ट टू ईस्ट इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर के आसपास, और नॉर्थ टू साउथ जो इसका एक्सटेंशन है वो इसका करीब 144 किलोमीटर है। यानी कि इन प्लेन्स की जो विड्थ है वो 144 किलोमीटर है और इन प्लेन्स की जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। अगर ऊंचाई की बात करें तो इन प्लेन्स की जो मैक्सिमम हाइट है वो सी लेवल से 150 मीटर ही है। यानी कि जितने भी प्लेन है वो 150 मीटर से नीचे रह जाते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा 150 मीटर AMSL। ये जो AMSL है इसकी फुल फॉर्म है अबव मीन सी लेवल। सिर्फ राजस्थान में अरावली हिल्स ही ऐसी जगह है जो प्लेन से ऊपर उठी हुई है। ये जो पूरी प्लेन की बेल्ट है ये मोटी अलुवियम से बनी हुई है, यानी कि सैंड, सिल्ट, क्ले और जो ग्रेवल है इनकी परतों से बनी हुई है। इन सब डिपॉजिट्स को नदियां जो है हिमालयाज और पेनिनसुलर अपलैंड से लेकर आती रही और इनको लेयर बाय लेयर जो है जमा करती रही। नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको पता है जो एग्रीकल्चर होता है वो ट्यूबवेल से होता है, तो ट्यूबवेल की जो बोरिंग है वो हमें बताती है कि कई जगह पर अलुवियम जो है उसकी डेप्थ 400 से 500 मीटर तक मोटी है। और अगर बात करें हार्ड बेसमेंट रॉक की तो इससे भी कई ज्यादा गहराई के अंदर छुपी हुई है। दोस्तों अब सवाल आता है ये जो ग्रेट प्लेन्स है ये बने कैसे। साइंटिस्ट ने इसके लिए कई आसान थ्योरीज दी। पहली है 4 डीप थ्योरी। इस थ्योरी को एसओएस ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग जब हिमालयाज ऊपर उठ रहे थे तो उनके ठीक साउथ का हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा और एक लंबा शैलो ट्रफ बन गया। उसको उन्होंने 4 डीप कहा और बाद में हिमालयन रिवर्स ने इस ट्रफ में करोड़ों टन सेडिमेंट्स को भर दिया और धीरे धीरे जो प्लेन्स बनकर तैयार हो गए। दूसरी थ्योरी है रिफ्ट वैली आइडिया, जिसको एस बराड ने रखा। उनका मानना था कि हिमालयाज और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में एक लंबी रिफ्ट यानी क्रैक बनी जो कि लेंथ के अंदर अराउंड 2400 किलोमीटर लंबी थी और जिसकी गहराई 500 मीटर के आसपास थी। और बाद में ये जो क्रैक्स है रिवर सेडिमेंट से भर जाता है। लेकिन दोस्तों बाद में डायरेक्ट प्रूफ कम मिलने की वजह से ये जो थ्योरी है इसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। जो मॉडर्न व्यू है इन प्लेन्स की फॉर्मेशन का वो कहता है कि इन प्लेन्स की जो फॉर्मेशन है वो काफी मिले जुले प्रोसेस से हुई है। इसके अंदर हिमालयाज का अपलिफ्ट, उसके सामने लैंड का धीरे धीरे बैंड या शिंक होना, माउंटेन्स में रिवर का जो है एक लगातार इरोजन करना और उस पूरे ट्रफ में लाखों साल तक सेडिमेंट्स का जमाव जो है इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। और जो साइंटिफिक एविडेंस हमें मिले हैं वो भी यही कहानी दिखाते हैं। अगर एविडेंसेस की बात करें तो गढ़वाल और जो कुमाऊं रीजन है तो इनके अंदर पुराने मराइन लाइमस्टोन मिले हैं और राजस्थान के साडल लेक जैसे कि सांबर और पंचभद्रा इनके पास मिले शोरलाइन फीचर ये बताते हैं कि कभी समुद्र जो है यहाँ तक फैला हुआ था और फिर बाद में वो पीछे हट जाता है। दोस्तों आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कोई एक लंबी गटर हो और उसके नॉर्थ में जो है माउंटेन्स उठते जा रहे हैं और हिमालयन रिवर जो है लगातार उस गटर में सोइल डालती रही हैं। और आज जो विशाल मैदान प्रेजेंट है वो उसी भरे हुए गटर का नतीजा है। और इस ग्रेट प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा है गंगा प्लेन्स। ये जो प्लेन है वेस्ट में राजस्थान दिल्ली रीजन से लेकर ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। अगर बात करें इसके नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की तो नॉर्थ में ये जो हिमालयाज और साउथ में डेक्कन प्लेटू तक फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी को जोग्राफर्स क्वाटरनरी अलुवियम कहते हैं जो कि क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल का मिश्रण है। इन प्लेन्स के नॉर्दर्न एज पर हिमालयन फुटहिल के पास 2 खास बेल्ट्स हैं जो कि भाबर और तराई हैं। अगर बात करें भाबर रीजन की तो इस रीजन के अंदर कोर्स ग्रेवल्स और बड़े पेबल्स मिलते हैं। इस रीजन के अंदर रिवर्स जो है जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। भाबर के ठीक साउथ में आता है तराई। ये जो तराई रीजन है मार्शी और वाटरलॉक जोन है जहां पे रिवर्स जो है दोबारा सरफेस पर आ जाती हैं और बाद में रिवर बैंक्स पर फ्लड प्लेन्स में 2 बेल्ट जो है क्लियरली दिखाई देती हैं। ये 2 बेल्ट है खादर और बांगर। खादर जो है वो नई अलुवियम है। हर फ्लड सीजन में रिवर इसे रिन्यू करती रहती हैं, इसलिए काफी फर्टाइल है। इसके कंपैरिजन में बांगर जो है वो पुरानी अलुवियम है। खादर के कंपैरिजन में ये थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है। इसकी सब सोइल में लाइम से बने कंकड़ हार्ड पैन लेयर मिलती है। जियोग्राफर्स ने ग्रेट प्लेन्स को डिटेल में डिवाइड भी किया है। RL सिंह के अनुसार इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन्स। साथ ही इनके अंदर छोटे फिजियोग्राफिक यूनिट्स जैसे कि दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच की जमीन उसको दोआब बोला जाता है। नेचुरल ड्यूज, ओक्सबो लेक्स, फ्लड बेसिन ये सब भी जो है इनके बीच में पहचाने जा सकते हैं।
अगर बात करें अपर गंगा प्लेन्स की तो ये वेस्ट में शुरू होता है, यमुना वैली से लेकर ईस्ट उत्तर प्रदेश तक लगभग 100 मीटर कॉन्टूर तक ये फैला हुआ है। इस अपर गंगा प्लेन का जो एरिया है वो अराउंड 1.49 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर बात करें इसके ड्रेनेज की तो गंगा और जो यमुना रिवर्स हैं वो इसके ड्रेनेज के मेन सोर्सेज हैं। इनके अलावा काफी लो ग्रेडियंट स्ट्रीम्स भी हैं जो अक्सर मेंडर करती रहती हैं। इन सबको मेंडरिंग और लेक्स जो है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो अपर गंगा प्लेन है इसका जो स्लोप है वो काफी जेंटल है। इसके नॉर्थ में भाबर और तराई बेल्ट है और रिवर्स के साथ खादर और बांगर बेल्ट्स मिलती हैं और जगह जगह ऑक्सबो लेक्स, मिएंडर स्कार्स और फ्लड बेसिन दिखते हैं। अगर बात करें सोइल इरोजन की तो सोइल इरोजन जो है डीप गलीज की तरह नहीं दिखता, लेकिन मानसून के दौरान यहाँ पे आपको सीट और जो रिल इरोजन है वो कॉमन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें माइक्रो फीचर्स की तो इनके अंदर आपको नेचुरल लीव्स, अलुवियल फैंस, सैंड बार्स, आइलैंड्स और बील्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें नेचुरल लीव्स की तो ये जो होते हैं रेज्ड बैंक्स होते हैं जो रिवर चैनल्स के दोनों साइड पर बनते हैं। जब नदी फ्लड में अपना पानी बाहर गिराती है तो हैवियर सेडिमेंट जैसे कि सैंड, सिल्ट और जो ग्रेवल्स होते हैं सबसे पहले नदी के किनारों पर सेटल हो जाते हैं और बार बार फ्लड आने की वजह से ये किनारे ऊंचे रिज की तरह बन जाते हैं और इन्हीं को नेचुरल लीव्स कहा जाता है। ये जो नेचुरल लीव्स हैं आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर काफी कॉमन देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो होते हैं एक रिवर मेड एम्बार्कमेंट होते हैं जो फ्लड से बनते हैं। अगर बात करें सैंड बार्स की तो ये जो होते हैं लॉन्ग नैरो सैंड और सिल्ट का डिपॉजिट होते हैं जो कि नदी के बीच में या माउथ पर बनता है। जब रिवर की स्पीड कम होती है तो सेडिमेंट सेटल होकर बैरियर जैसी सैंड डिपॉजिट्स को बना देते हैं। कभी कभी ये जो है नदी के फ्लो को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पीछे से नदी एक आ रही है पूरी, उसके बाद में सैंड बार्स की वजह से नदी जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर बात करें बील्स की तो बील्स जो है मेनली ऑक्सबो लेक्स या कट ऑफ मेंडर्स को कहते हैं। जब नदी अपनी पुरानी चैनल को छोड़ देती है और नया रास्ता बना लेती है तो पीछे छुटे हुए वाटर फील्ड डिप्रेशन को बील कहते हैं। इंडिया के अंदर आसाम और बंगाल के अंदर ये जो वर्ड है काफी कॉमनली यूज होता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है असम का दीपोर बील, ये जो एक बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। अगर बात करें रिवराइन आइलैंड की, जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, सेडिमेंट्स यानी कि सैंड, सिल्ट और जो ग्रेवल लेके आती है, इनको रिवर बीच चैनल के अंदर डिपॉजिट कर देती है और इस वजह से वहां पे एक एलिवेटेड लैंडमास बन जाता है। ये जो लैंडमास होता है पानी से चारों तरफ घिर जाता है, यानी कि आइलैंड इनसाइड द रिवर। इसका सबसे अच्छा खासा एग्जांपल है माजुली आइलैंड जो कि असम के अंदर है। माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है। अगर बात करें अलुवियल फैंस की, जब कोई फास्ट फ्लोइंग माउंटेन रिवर अचानक प्लेन में उतरती है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से वो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को फैन शेप्ड डिपॉजिट के रूप में फैलाकर जमा कर देती है। ऊपर से देखने पर ये एक फैन या कोन की तरह दिखता है, इसलिए इसको अलुवियल फैन कहा जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कोसी रिवर बिहार के अंदर, जिसको सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदी है बार बार अपने पाथ को बदल लेती है और अलुवियल फैंस और कोन को बनाती है। ये जो प्रोसेस है हिमालय के फुट हिल में काफी कॉमन है। अपर गंगा प्लेन के सब रीजन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर सब माउंटेन बेल्ट, गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब और यमुना पार रिवराइन ट्रैक्ट आते हैं। अपर गंगा प्लेन्स के बाद आते हैं मिडिल गंगा प्लेन्स। इनका जो एरिया है वो अराउंड 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसके अंदर ईस्टर्न यूपी और बिहार का एरिया आता है। ये जो मिडिल गंगा प्लेन है वेस्ट के अंदर अपर गंगा प्लेन और ईस्ट के अंदर जो लोअर गंगा प्लेन है इनके साथ ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है, तो इसके अंदर आपको कोई शार्प बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। इस एरिया के अंदर गंगा के साथ साथ घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और जो पुनपुन रिवर है वो यहाँ पे आपको बहती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे जो रिवर्स का बिहेवियर है वो काफी डायनेमिक है। कोसी के जो पुराने फ्लड्स हैं वो काफी फेमस हैं और आज भी ये जो रिवर है कई रिवर ब्रेडेड चैनल्स बनाती है। मिडिल गंगा प्लेन्स के नॉर्थ में जो है पैलियो चैनल्स, ऑक्सबो लेक्स और टैंक्स हैं, जबकि साउथ के अंदर पेनिनसुलर फ्रिंज के पास लेटेराइटिक और अलुवियल मटेरियल्स में इरोजन से रेवाइंस और बैडलैंड बनते हैं। और सब रीजन्स के अंदर नॉर्थ गंगा प्लेन्स के अंदर गंगा घाघरा दोआब, सरयू या घाघरा गंडक इन्फ्लुएंस, मिथिला प्लेन्स और कोसी महानंदा इंटरफ्लू शामिल हैं। अगर बात करें साउथ गंगा प्लेन्स की तो इसके अंदर गंगा सोन डिवाइड, मगधा प्लेन्स और अंगा प्लेन्स आते हैं। अब डिस्कस करते हैं लोअर गंगा प्लेन्स को। ये जो एरिया है बिहार के पूर्णिया से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है और आगे बांग्लादेश और असम तक जाता है। इंडिया के अंदर इसका जो एरिया है वो अराउंड 80,968 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसके नॉर्थ साउथ स्ट्रेच की बात करें तो नॉर्थ में दार्जिलिंग हिमालय के फुटहिल से लेकर साउथ में बे ऑफ बंगाल तक लगभग 580 किलोमीटर तक का नॉर्थ साउथ स्ट्रेच जो है इसके अंदर कवर होता है। वेस्ट से जो ईस्ट की चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की है
और अगर बात करें इसके ड्रेनेज की, तो इसके ड्रेनेज में दो बड़े सिस्टम है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और कई छोटी साउथ फ्लोइंग रिवर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कासाई, सुवर्णरेखा और तीस्ता। अगर बात करें इसके रिलीफ की, तो रिलीफ जो है ज्यादातर लो है, पर कई जगह इसको रिवर और सी लेवल चेंजेस ने डिसेक्ट किया है, यानी कि इसको कट किया है। अगर बात करें कोस्टल और डेल्टिक फीचर्स की, जैसे कि स्वाम्स, मार्शिस, बिल्स, लीव्स और जो सैंड ड्यून्स हैं, वो यहाँ पे आपको आम देखने को मिलेंगे। स्वाम मतलब जंगल वाला वेटलैंड, इसमें पानी भरा रहता है और साथ ही ट्रीज और श्रब्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ज्यादातर रिवर बेसिन, फ्लड प्लेन्स और कोस्टल एरिया में ये फैला होता है। स्वाम्स जो होते हैं वो ज्यादातर वुडी वेजिटेशन वाले होते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है सुंदरवन, जिसके अंदर आपको मैंग्रोव स्वाम्प देखने को मिलेंगे, जो कि साल्ट टॉलरेटेड ट्रीज होते हैं। अगर बात करें मार्शिश की, मार्शिश भी जो है वेटलैंड्स होते हैं, पर इनमें मेनली ग्रासेस, रीड्स और स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनमें बड़े पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये ज्यादातर लो लाइंग एरिया में बनते हैं, जहां सोइल हमेशा पानी से सैचुरेटेड रहती है। मार्शिश जो है ज्यादातर हर्बेसिस वेजिटेशन वाले होते हैं। हर्बेसिस मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम जो है सॉफ्ट और ग्रीन होता है, उसका स्टेम आपको वुडी देखने को नहीं मिलेगा। हर्बेसिस जो प्लांट होते हैं वो सीजनल होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर जो कियोलाडो नेशनल पार्क है वो एक मार्शलैंड है, जहां पे हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। अगर बात करें इसके सब डिवीजन की, तो नॉर्थ के अंदर इसमें द्वार्स, तराई और बरियन ट्रैक्ट्स आते हैं, और सबसे खास इसके अंदर आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो डेल्टा है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ में आता है मोरीबंद डेल्टा, जहां पुराने चैनल्स जो है मर चुके हैं और ड्रेनेज काफी पुअर है। फिर आता है साउथ का एक्टिव डेल्टा ऑफ सुंदरबंस, जहां पे टाइडल क्रीक्स और मैनग्रोव्स होते हैं, और इनके बीच का मैच्योर डेल्टा, जिसमें बीरभूम, बुर्दवान, मिदानपुर, हुगली और हावड़ा जैसे ओल्डर अलुवियम एरिया आते हैं। डेल्टा के वेस्टर्न मार्जिन को रा प्लेन कहा जाता है, जो कि लेटराइटिक अपलैंड्स हैं और सीनिक दिघा कोस्ट तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को आप एक विशाल नेचुरल बेसिन के रूप में समझ सकते हो, जो लाखों साल तक हिमालयन रिवर्स द्वारा भरा गया। यही रीजन है कि ये प्लेन्स जो है आज इंडिया की सबसे घनी आबादी वाला एरिया है और सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चर हार्डलैंड बन चुके हैं। यहाँ की फ्लैट सरफेस, रिच अलुवियम और एम्पल वाटर सप्लाई फार्मिंग, सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्ट कंडीशन देती है, यानी कि इंडिया का असली फूड बास्केट। दोस्तों, इस टॉपिक को हम पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में केवल इतना ही देखते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।